हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जनरल फिजिक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। जो आज हम पढ़ेंगे वो कुछ इस प्रकार है। पहले हम पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स लॉज को, थर्मोडायनेमिक्स को नियम को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेसेस को, प्रक्रियाओं को हम पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। फिर ऑप्टिक्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के ऑप्टिक्स के उपकरण होते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी नियम। थर्मोडायनेमिक्स लॉज में जो जीरोथ लॉ कहता है हमें, जीरोथ लॉ की zeroth law of thermodynamics states that if two systems are each in thermal equilibrium with a third one, then they are in thermal equilibrium with each other। मतलब अगर 3 सिस्टम हो, जिसमें से हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास 3 सिस्टम है ए, बी, सी। अगर ए सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए सिस्टम सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उस केस में बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यह जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, शून्यवा नियम थर्मोडायनेमिक्स का। क्लियर? दो प्रणालियां प्रत्येक एक तीसरी प्रणाली के साथ तापीय संतुलन में है, तो वे एक दूसरे के साथ भी तापीय संतुलन में होंगे। ये जीरोथ लॉ, शून्यवा नियम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? पहला नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने पहले पढ़ा था, जो कहता है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये कहता है एनर्जी
कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं, इट स्टेट्स दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एडिड टू द सिस्टम Q माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब किसी प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा जो डेल्टा यू है में परिवर्तन प्रणाली में जोड़ी गई ऊष्मा Q द्वारा किए गए कार्य को घटाकर प्राप्त होने वाले मान के बराबर होता है। यह पहला नियम है ऊष्मागतिकी का, जिसका फार्मूला है डेल्टा यू इक्वल टू Q माइनस W, जहां पर डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q हीट और W वर्क डन कहलाता है। क्लियर? अब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ही हम सेकंड लॉ देखते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। सेकंड लॉ एंट्रोपी के बारे में बताता है। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द एंट्रोपी। दूसरा नियम एंट्रोपी को बताता है। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स states that the total entropy of an isolated system can never decreases over time. Entropy is a measure of the disorder or randomness of a system, and natural processes tend to increase the total entropy of the universe. मतलब थर्मोडायनेमिक्स का द्वितीय नियम कहता है कि एक पृथक प्रणाली की कुल एंट्रोपी समय के साथ कभी घटित नहीं हो सकती। एंट्रोपी किसी भी प्रणाली की अव्यवस्था या यादृच्छिकता की माप है और प्राकृतिक प्रक्रियाओं में आमतौर पर ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखती है। यह थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है जो एंट्रोपी के बारे में बताता है। एक एग्जाम्पल से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एंट्रोपी का सिंबल S है, एंट्रोपी का प्रतीक S है। एग्जाम्पल देखते हैं। When an ice melts in a warm room, the entropy of the system increases. मतलब जब बर्फ गर्म कमरे में पिघलती है तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाती है। The process of melting absorbs heat from the surroundings, which increase the disorder entropy of the water molecules as they transition from a solid to liquid state. ये कहता है पिघलने की प्रक्रिया में आसपास से गर्मी अवशोषित होती है जिससे पानी के अणुओं की अव्यवस्था एंट्रोपी बढ़ जाती है क्योंकि वे ठोस से तरल अवस्था में परिवर्तित होते हैं। एक एग्जांपल को हम डायग्राम से समझते हैं।
ये एक लेस रैंडम स्टेट है। ये आइस है इसमें, जिसकी एंट्रोपी कम है। सॉलिड स्टेट में है, जैसे ही यह अपने सराउंडिंग से, अपने इन आसपास के वातावरण से हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो ये आइस सॉलिड अपनी स्टेट को चेंज करता है और लिक्विड स्टेट में चला जाता है। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाता है, जिसकी वजह से यह मोर रैंडम स्टेट में पहुंच जाता है। मोर रैंडम स्टेट में पहुंच जाता है, इसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। क्लियर? जब ये आइस स्टेट में थी तो एंट्रोपी कम थी। जैसे ही स्टेट सॉलिड से लिक्विड स्टेट में गई, इसकी एंट्रोपी बढ़ गई। अगर ये लिक्विड से गैस स्टेट में जाएगी, तब एंट्रोपी और रैंडमनेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यह हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का नियम एंट्रोपी को बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में वेरियस प्रोसेसेस को। यहाँ हम 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसे समतापी प्रक्रिया भी कहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर T ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एक ऐसी समतापी प्रक्रिया और प्रणाली जिसमें तापमान T स्थिर रहता है। स्थिर रहता है मतलब चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। ऐसी प्रक्रिया को आइसोथर्मल प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग चले, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो ये फॉर्मूला है डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W, इसमें आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाती है और हीट वर्क डन के बराबर हो जाता है। दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस और समतापी प्रक्रिया। क्लियर? दूसरा प्रोसेस हम पढ़ते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रक्रिया के बारे में। जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है वो कहता है नो हीट, हीट को Q से डिनोट करते हैं, इज एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग। मींस जब एडियाबेटिक प्रक्रिया होती है तब सिस्टम परिवेश के साथ कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है। मींस हीट एक्सचेंज नहीं होगी उस प्रोसेस में, तो Q की वैल्यू 0 होगी। Q इक्वल टू 0। ऐसी प्रक्रिया को एडियाबेटिक प्रक्रिया या एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एडियाबेटिक प्रोसेस का, जहां y एक्सिस प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है और x एक्सिस वॉल्यूम है। तो जब एडियाबेटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, यह एडियाबेटिक इक्वेशन है। क्लियर?
नेक्स्ट हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के तीसरे प्रोसेस को देखते हैं, जिसे आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर P ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जो प्रेशर होता है, जो प्रणाली का दबाव होता है P, वो स्थिर रहता है। वो क्या होता है? स्थिर रहता है। ऐसी प्रक्रिया को आइसोबैरिक प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर? हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं आइसोबारिक प्रक्रिया को, जहां ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, ये वाली जो प्रेशर कांस्टेंट है। अगर आप वॉल्यूम V1 पे देखें, जब वॉल्यूम V1 है उस समय भी जो प्रेशर है हमारे पास वो यहाँ पर है, इस सम अमाउंट पे। जब वॉल्यूम चेंज हो गई, V2 हो गई, यहाँ पे वॉल्यूम आ गई, उस समय पर भी प्रेशर यहीं पे है। इट मीन्स कि आइसोबारिक प्रक्रिया में प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रक्रिया। जो आइसोकोरिक प्रक्रिया होती है वो कहती है, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द वॉल्यूम V ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एक सम आयतनिक प्रक्रिया में निकाय का आयतन स्थिर रहता है। मतलब कोई भी प्रोसेस अगर आइसोकोरिक प्रोसेस से होकर गुजरती है, उस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यह आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं प्रेशर और वॉल्यूम। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं, यहाँ पे एक वॉल्यूम फिक्स है, प्रेशर को बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम उतनी ही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्टिक्स के कुछ लॉज, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, मतलब परावर्तन का नियम। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, इट स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब परावर्तन के नियम के अनुसार ये कहता है कि आपतित किरण, जो किरण इंसिडेंट हुई है, परावर्तित किरण जो रिफ्लेक्ट हुई है, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, तथा दर्पण की सतह पर अविलंब, ये अविलंब है, ये दर्पण है, इसकी सतह पर अविलंब है, ये वाली जो लाइन है ये अभिलंब है। अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम कहते हैं। जहां पर θ1 हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, θ1 आपतन कोण I, थीटा I, और θr एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कोण। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं
ऑप्टिक्स में स्नेल्स लॉ को। स्नेल्स लॉ, जो स्नेल्स लॉ है वो कहता है it describes the relationship between the angles of incidence and refraction when light passes from one medium to another medium। मतलब स्नेल्स का नियम कहता है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर आपतन और अपवर्तन कोण के बीच संबंध का वर्णन यह स्नेल्स का नियम कहता है। इस नियम को डायग्राम से समझते हैं। यह एयर है, मान लेते कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इस मीडियम को N1 से दिखाया है, इस मीडियम को N2 से, मीडियम 1 और मीडियम 2। जब लाइट मतलब प्रकाश हाईली डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम में ट्रेवल करती है और जब ये लेस डेंस मीडियम से हाईली डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाती है तो कुछ बदलाव करती है, ये नॉर्मल से दूर जाती है। स्नेल्स लॉ की जो इक्वेशन है वो है N1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू N2 sin थीटा 2। ये स्नेल्स लॉ की इक्वेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लेंसेज के बारे में। लेंसेज के बारे में यह हम दो प्रकार के लेंसेज को पढ़ेंगे, पहला कन्वर्जिंग लेंस, दूसरा डाइवर्जिंग लेंस, जिसे अभिसारी लेंस कहते हैं। एक अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस किनारों की तुलना में केंद्र में मोटा होता है। यह प्रकाश की समांतर किरणों को एक फोकल बिंदु पर अभिसरित करता है और लेंस की फोकल लंबाई धनात्मक होती है। एक कन्वर्जिंग लेंस थिकर इन द सेंटर देन एट द एजेस, यहाँ पे थिकर होता है। इट कन्वर्ज पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू अ फोकल पॉइंट। द लेंस हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ, इस लेंस की पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है। यह एक कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं डाइवर्जिंग लेंस। A diverging lens is or a concave lens is thinner in the center. This is thinner in the center and thicker as the edges. मतलब अवतल लेंस जो होता है वो किनारों की तुलना में केंद्र में पतला होता है। यह प्रकाश की समांतर किरणों को एक फोकल बिंदु से दूर ले जाता है। लेंस की फोकल लंबाई ऋणात्मक होती है। कुछ इस प्रकार से लेंस की फोकल लंबाई ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर? जितने भी रेज आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू गुजरेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोस्कोप्स। यह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। A microscope uses multiple lenses to magnify small objects. जो माइक्रोस्कोप होता है जिसे सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, छोटी वस्तुओं को बड़ा करने के लिए अनेक लेंसों का उपयोग करता है। यह एक माइक्रोस्कोप है
यह छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए बहुत सारे लेंसेज इसमें लगे होते हैं, जिससे हम किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं थ्रू द माइक्रोस्कोप्स। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं टेलीस्कोप्स को। A telescope uses lenses or mirrors to collect and magnify distant objects। मतलब दूरबीन जो होती है दूर की वस्तुओं को एकत्रित करने और बड़ा करने के लिए लेंस या दर्पण का उपयोग करती है। यह एक दूरबीन है जिसमें बहुत सारे लेंसेज और दर्पण लगे हुए होते हैं। यह दूर की वस्तुओं जैसे अर्थ, सन, मून, ये जो दूर है, दूर की चीजों को देखने के हेल्प में आता है। इसे टेलीस्कोप कहते हैं। क्लियर? तो हमने दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप।